हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपने सारा आकाश के पार्ट 2 मतलब उत्तरार्ध के 9वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। और ये चैप्टर मैं 2 पार्ट्स में कवर अप करूँगा। एक पार्ट अभी अपलोड हो रहा है एंड एक पार्ट कुछ घंटे बाद ही आपका अपलोड हो जाएगा। एंड फिर अगर हो सकेगा तो आज देर रात को 12 या 1 बजे मैं पार्ट 10 डालूंगा, नहीं तो फिर कल सुबह मैं पार्ट 10 पूरा का पूरा आपके पास डाल दूंगा। तो चलिए पार्ट 9 शुरू करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए, क्योंकि इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। प्रभा के प्रति मेरे मन में प्यार उसकी मजबूरियों और तकलीफ़ों के प्रति दया है या सिर्फ अपने किए पर पछतावा है, उस क्षण उठा हुआ यह सवाल जाने कब तक मेरे मन को मथता रहा। मगर तभी एक ऐसी बात हो गई कि मेरा पोर पोर सिहर उठा और तब मुझे लगा जैसे मैं जाने कब से यूं ही अकेले खड़ा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। और यह एक इंट्रोडक्टरी लाइन है जो कि हमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलता है। और समर यहाँ पर वही शिरीष भाई साहब की बात को दोहराते हुए कहता है जो कि शिरीष भाई साहब ने इससे पहले के एक पार्ट में कहा था। इससे के पहले एक पार्ट में शिरीष भाई साहब ने क्या कहा था कि आप जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, क्या वह सचमुच प्यार है या फिर उसकी मजबूरियों और तकलीफ़ों के प्रति दया है, या फिर आपने जो किया है उसके साथ गलत व्यवहार उसके लिए एक पछतावा मात्र है। मतलब आपका प्यार आखिरकार किस लिए है, वह क्या है, ये आप मुझे बताइए। लेकिन समर इसका जवाब नहीं दे पाया था। और यही चीज़ जो है वह समर के दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रही थी जब से वह शिरीष भाई साहब से मिला था। लेकिन तभी एक और बात हो जाती है, और वह क्या है वह हम आगे चलकर इसमें जानने वाले हैं। आज तुमने बहुत काम किया है, लाओ तुम्हारे पाँव दबा दूँ, कहती हुई प्रभा जैसे ही पाटी पर मेरे पैताने की ओर बैठी, नींद की खुमारी से जागकर मैंने पाँव समेट लिए। अब समर जो है वह ऊपर में सो रहा था, छत के ऊपर में वह चारपाई पे सो रहा था। और तभी प्रभा जो है वह वहाँ पर आती है और उसके पाँव दबाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही प्रभा यह बात कहती है उसी समय समर जाग जाता है और वह अपने पाँव को समेट लेता है। नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबवाने, तुम आराम करो। आज ज़रा सा काम कर दिया तो क्या हो गया, तुम तो सारा दिन इतना काम करती रहती हो। आसमान की ओर देखकर पूछा, 10:30-11 बजे होंगे, इतनी देर में ख़त्म हो चुका है चौका बर्तन। अब समर कह देता कि नहीं, मुझे कुछ भी पाँव दबाने वबाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। आज अगर थोड़ा सा काम ही कर लिया है तो इतना कौन सा बड़ा बात हो गया, तुम तो सारा दिन काम करती रहती हो। और तभी आसमान की तरफ समर देखकर कहता है कि 10:30-11 भी बज रहे होंगे, इतने देर में क्या ख़त्म हो चुका है सारा चौका बर्तन। मतलब प्रभा जो उसके पास अभी सारा काम करके आई है उसी को लेकर समर प्रभा से पूछता है, अभी तो 10:30-11 बज रहे होंगे, इतनी देर में क्या सारा काम ख़त्म हो चुका है। क्या करती जेठ जी ने अब खाना खाया, कहीं चले चला गए थे किसी के साथ। मुझे तो सच उन पर बड़ी दया आती है। गऊ आदमी है, ना किसी से बोलते हैं ना चालते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। पार्टी पर बैठे बैठे अपने लटके पांव हिलाती हुई प्रभा बोली, उन्हें खिलाया, चौका बर्तन साफ किया, सुबह की तैयारी की, बहुत गर्मी थी इसलिए ज़रा सी नहाई। अब जब समर पूछता है कि अभी तो 10:30-11 बज रहे होंगे, इतनी देर में क्या सारा काम ख़त्म हो चुका है, मतलब इतनी देर कैसे लग गई तुमको। मतलब बेसिकली वो यही पूछना चाहता था कि इतनी देर आखिरकार तुम्हें कैसे लग गई। तो उसी पर प्रभा कहती है कि मैं क्या करती, जेठ जी ने तो अभी खाना खाया है तो उसी में देर लग गई थी। वह कहीं चले गए थे किसी आदमी के साथ। मुझे तो सच उन पर बड़ी दया आती है, कितने मेहनती आदमी है वो, ना किसी से कुछ बोलते हैं ना चालते हैं, सारा दिन बस ऐसे ही लगे रहते हैं। और प्रभा जो है वह पार्टी पर बैठे मतलब उसी चारपाई पर बैठे बैठे वह अपने पाँव को हिलाते हुए कहती है कि मैंने अपने जेठ जी को खिलाया, फिर चौका बर्तन साफ़ किया, फिर सुबह के लिए तैयारी की, और अभी बहुत गर्मी थी इसलिए ज़रा सी नहा आई थी। ओह, तभी आज एकदम साफ कपड़े वपड़े पहनकर रानी मुन्नी बैठी हो। मुझे भी आज लग रहा था कि कोई नई बात है, बड़ी खुशबू आ रही है,
कौन सा इत्र लगा आई? मैंने प्रभा को अपने पास खींच लिया। फिर समर प्रभा से कहता है कि ओह, तभी आज एकदम से साफ कपड़े वपड़े पहनकर रानी मुन्नी बैठी हुई हो। मुझे भी आज लग रहा था जब मैंने तुम्हें देखा था कि कोई नई बात है। बड़ी खुशबू आ रही है तुम्हारे बदन से। कौन सा इत्र लगाई है तुमने? मैंने प्रभा को अपने पास खींच लिया। मतलब वो प्रभा को अपने पास खींचकर यह सारी बात उससे पूछता है। प्रभा लजा गई, दूसरी ओर देखती हुई बोली, जरा सा खस पड़ा था सो मन नहीं माना। फिर अपने को छुड़ाकर बोली, आज तो सच तुम्हारे पांव दबाने को बड़ा मन कर रहा है। जब तुम ऊपर बाल्टियां भर भर कर ले जा रहे थे तभी मेरे मन में आ रहा था कि अब ये जिद में बाल्टी पर बाल्टी लिए चले जा रहे हैं, रात को भड़कन होगी। फिर जब समर प्रभा को अपनी ओर खींच लेता है तो उसी समय प्रभा लजा जाती है और वह दूसरी ओर देखती हुई कहती है कि ज़रा सा खस पड़ा था सो मन नहीं मान रहा था। मतलब ज़रा सा खस पड़ा था का मतलब थोड़ी सी गर्मी पड़ गई थी, थोड़ा सा थकान हो गया था, तो बिना नहाए मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने नहा लिया। फिर वो अपने आप को छुड़ा कर कहती है कि आज तो सचमुच तुम्हारे पांव दबाने को बहुत मन करता है। जब तुम ऊपर बाल्टियां भर भर कर ले जा रहे थे तभी मेरे मन में आ रहा था कि अब ये जिद में बाल्टी पर बाल्टी लिए चले जा रहे हैं, रात को भड़कन होगी। अब समर जो है वह शाम को क्या करता है, वह शाम को बाल्टी भर भर कर ऊपर ले जाकर छत पर छिड़काव करता है जिससे कि छत जो है वह ठंडी रह सके। तो जब समर सारे बाल्टियों को ऊपर ले जाकर यह काम कर रहा था उसी समय प्रभा ने उसे देखा था और उसे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी कि आखिरकार ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है, रात में तो इसे बहुत थकान होगी। और तभी उसने सोच लिया था कि आज तो इसके पाँव में दबा कर रहूँगी। कितनी ख्याल रखती है प्रभा। मैं गदगद हो आया। पीठ पर हाथ फेर कर प्यार से कहा, नहीं प्रभा, इस उम्र में ज़रा सा काम करने से ही भड़कन होने लगे तो बाबूजी के उम्र में जाकर मैं क्या कर पाऊंगा। देख लो, आज भी 20-20 सेर गेहूं दोनों तरफ 2 थैलों में लटका कर बाजार से ले आते हैं। और आज गर्मी कितनी थी। फिर जब प्रभा कहती है कि आज तो तुम्हारे पांव दबाने का बहुत मन करता है, तुम तो बहुत थक गए होगे, तो उसी पर समर कहता है कि नहीं प्रभा, इस उम्र में ज़रा सा काम कर लेने से अगर मैं थक जाऊंगा तो फिर बाबूजी की उम्र में जाकर मैं क्या करूंगा। हमारे बाबूजी को देखो, अभी कितना सारा वज़न लाद कर वह अकेले बाजार से ले आते हैं, और आज गर्मी भी तो कितनी थी। आज मुझे सांस से ही लग रहा था कि बहुत गर्मी है, सो मैंने नीचे से पानी की बाल्टियां ला लाकर बुरी तरह सारी छत पर छिड़काव किया था। हम लोगों ने अपने सोने की जगह ज़रा आड़ में रखी थी। मेरी कोठरी और गली की ओर वाली मुंडेर के बीच में जो छोटी सी खुली जगह बची थी वही हमारे सोने का स्थान था। अब समर शाम को क्या कर रहा था कि वह बाल्टियों में पानी भर भर कर ऊपर में ले आकर छत पर छिड़काव कर रहा था जिससे कि छत ठंडी रह सके। और समर ने क्या किया था कि छत के एक कोने में अपने सोने का स्थान बनाकर रखा था, तो उसी सोने के स्थान के आसपास वह पानी का छिड़काव करता था जिससे सोते वक्त गर्मी ना लगे। यह जगह कुछ ऐसे कोने में दूर हटकर पड़ती थी कि अगर खास तौर से ही कोई इधर न आए तो प्रायः छत पर आने जाने वालों से बेपर्दगी नहीं होती थी। अब समर और प्रभा का जो सोने का स्थान था छत पर, वह ऐसा था कि अगर वहाँ पर कोई जानबूझकर ना आए तो शायद ही कोई उन्हें देख पाएगा। भैया और भाभी दूसरे तरफ थे लेकिन उन्हें आड़ करनी पड़ती थी। अमर, कुंवर और अम्मा बाबूजी सब एकदम खुले में सीढ़ियों की तरफ सोते थे। आज मैंने सारी छत को ही पानी से भिगोया नहीं था बल्कि दिन भर की धूप में अकड़ी जलती खाटों पर भी एक एक बाल्टी पानी डाल दिया था। अब समर वहाँ पर सबके सोने की जो वहाँ पर ये की गई थी, व्यवस्था की गई थी, उसी पर वह बता रहा था कि हम दोनों का सोने का स्थान जो है वो एकदम कोने में था, फिर एक किसी कोने में भाभी और भैया के सोने का स्थान था, और यह दोनों स्थान जो हैं वो ढके रहते थे। मतलब यह जो दोनों स्थान हैं उनमें पर्दा लगा दिया गया था ताकि एक दूसरे से इसका कोई कांटेक्ट ना रहे। और अम्मा, बाबूजी और दोनों जो भाई थे वह सब खुले छत के अंदर में सीढ़ी के पास सोया करते थे।
आज मैंने सारी छत को ही पानी से भिगोया नहीं था, बल्कि दिन भर की धूप में अकड़ी जलती खाटों पर भी एक एक बाल्टी पानी डाल दिया था। और आज मैंने सारी छत को ही पानी से नहीं भिगोया था, बल्कि मैंने सारी खाटों पर भी पानी डाल दिया था। इसलिए इस वक्त ज़रा ठंडी हो गई थी। गीली चारपाई पर सिर्फ एक तकिया लगाए मैं लेटा लेटा खुले आसमान को देखता रहा। और समर ने जब चारपाई को भी गीली कर दी थी तो उसी समय वह चारपाई पर लेट लेट कर ऊपर में देख रहा था आसमान को। सारे आकाश पर तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा लपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। और सारा आकाश में क्या हुआ करता था कि सारे आकाश में जितने भी तारे थे वह टिमटिमाते थे और कभी एक तारा इस आकाश मंडल से उठकर उस आकाश मंडल में चला जाया करता था। उसे देखकर मैं आश्चर्य अपने मन को समझाता था कि देखने में इसे जाते हुए एक पल भी नहीं लगा, लेकिन हो सकता है वास्तव में इसे हजारों वर्ष का समय लगा हो अपनी और सौर मंडल बदलने की इस यात्रा में। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी इन सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके आखिर वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। फिर मन में झुंझलाता, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं हैं, सारे नक्षत्र के बारे में जानेंगे। उस दिन शिरीष भाई कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में ही अभी नहीं जानते। अब समर जब सारा आकाश की तरफ देखता है, मतलब सारे आसमान को देखता है, तो वहाँ पर तारे टिमटिमा रहे थे। और कभी कभी क्या होता था कि एक टूटता हुआ तारा एक दल से उठकर किसी दूसरे दल में जाकर मिल जाया करता था। तो जब यह होता था तो समर इस चीज़ को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रहता था, क्योंकि धरती से तो यही लगता है कि वह एक बार में उठकर वहाँ से चला गया है, लेकिन असलियत में उस टूटे हुए तारों को हजारों वर्ष का समय लग जाता है एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए। और उसे ही देखकर समर यह भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी इन सारे नक्षत्रों की यात्रा कर पाता और देख पाता कि वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, वहाँ पर किस तरीके से लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मतलब उसे जो सौर मंडल थे, अलग अलग जो सौर मंडल थे, उन सब की यात्रा करने का मन उसे हुआ था। फिर मन में झुंझलाता, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं हैं, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। और फिर समर कहता है कि हम तो अपनी दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं और उस बाकी सारी दुनिया के बारे में जानने को निकले हैं। और उसी समय उसे शिरीष भाई साहब की भी याद आ जाती है कि दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में भी अभी नहीं जानते। और फिर से शिरीष भाई साहब की वह बात याद आ जाती है कि दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में ही अभी नहीं जानते। मतलब हम तो उसके बारे में भी अभी नहीं जानते हैं। जो दूसरों ने किया है हम तो उसके आसपास में जाना तो दूर, उसके बारे में भी नहीं जानते। और यह सब शिरीष भाई साहब का कहना था, जो कि समर को उस समय याद आ रहा था। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई। अब चेतन मन में नीचे के बर्तन खनकने की आवाज़ें तथा बातचीत से मैं अंदाज़ा लगा रहा कि कौन आया कौन गया या घर का कितना काम हो गया। छत के कोने से भाभी और बच्ची की आपस में कुछ बातें करने की भनक भी आती रही। दूर कहीं बजते सिनेमा की गीतों की लहरी भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी। जब हम लोग अलग मकान लेकर रहेंगे तो उसकी छत पर किस तरह सोया करेंगे, लेकिन वहाँ तो लॉन होगा। और समर जब यही सारे बातों को सोच रहा था तो उसी समय उसकी आंख लग गई थी और अवचेतन मन में नीचे से बर्तन खनकने की आवाज़ें तथा बातचीत से वह अंदाज़ा लगा रहा था कि कौन नीचे आया और कौन गया या घर का कितना काम हो गया। छत के कोने से भाभी और बच्ची की आपस में कुछ बात करने की भी भनक आती थी और दूर कहीं सिनेमा के बजते गाने भी समर को सुनाई दे जाते थे। और समर यह भी सोचता है कि जब वह और प्रभा एक अलग मकान ले लेंगे तो आखिरकार वह दोनों कैसे छत पर रहेंगे। लेकिन उसी समय उसे यह याद आता है कि उसके मकान में लॉन होगा। अब यहाँ पर यह सब बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझा देता हूँ। देखिए,
हम जानते हैं कि पिछले वाले में समर जो है वह शिरीष भाई साहब से मिलकर आता है। अब जब समर शिरीष भाई साहब से मिलकर आता है तब वह घर में आकर बाल्टी उठाकर ले जाकर ऊपर में छिड़काव करता है। फिर वह छिड़काव करने के बाद उसी गीली ज़मीन और उसी गीली चारपाई के ऊपर में वह लेटकर अलग अलग बातें सोचता रहता है। और फिर जब वह सोचता रहता है तो उसी समय उसको नींद आ जाती है। और जब उसको नींद आ जाती है तो फिर उसी समय कुछ देर बाद प्रभा वहाँ पर आती है और प्रभा के आने के बाद उसे फिर से वही बातें याद आने लग जाती है जो कि उसने सोने के पहले सोची हुई थी। मतलब वह सौरमंडल की बातें और आसपास में जितने भी आवाज़ें उसे सुनाई पड़ती थी वह सारी बातें उसे याद आने लग जाती है। मतलब अभी समर भूतकाल की बात सोच रहा है। मतलब जब समर बाल्टी उठाकर ऊपर में भिगोकर वहाँ पर आराम कर रहा था और उसके बाद जब उसकी नींद लग गई थी और फिर नींद लग जाने के बाद जब प्रभा उससे मिलने आई थी तब वह सारी बातें सोच रहा था। तो मैं एक बार फिर से आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। वह क्या है? पहला ये है कि पहला समर शिरीष भाई साहब और दिवाकर से मिलकर घर आता है। फिर वह घर में आकर बाल्टी से छिड़काव करता है ऊपर में। फिर वह छिड़काव कर कर उन्हीं चारपाई पर लेट जाता है। फिर चारपाई पर लेटकर उसे नींद आ जाती है। और फिर जब प्रभा वहाँ पर आती है तो वह प्रभा से कुछ बातचीत करता है जो कि हमने इसके पहले देख लिया है। और अब उसे वह सारी बातें याद आने लग जाती है जो कि उसने सोने से पहले सोची थी। और तभी प्रभा उससे कहती है कि क्या सोचने लगे? प्रभा ने कुहनी से जरा सा ठहोका लगाकर पूछा। धीरे से कब उसका हाथ मेरे पिंडलियों पर आ गया मुझे पता नहीं। और फिर प्रभा समर को थोड़ा सा कुहनी से धक्का देकर कहती है कि तुम यह क्या सोचने लगे? और धीरे से कब उसका हाथ मेरी पिंडलियों पर आ गया मुझे पता नहीं चला। और फिर धीरे से प्रभा क्या करती है कि समर के पांव दबाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ से चौंक कर फिर मैं लौट आया। जम्हाई लेकर पूछा, तुमने खाना वाना खा लिया? और जैसे ही प्रभा समर के पांव दबाने लगी और वह उससे पूछती है तो उसी समय समर को याद आ जाता है कि प्रभा उसके पांव दबाने लग गई है। और उसी समय वह जाग कर प्रभा से पूछता है कि तुमने खाना वाना खा लिया? हाँ, खा ही लिया होगा, तुम्हें क्या है? उसने शिकायत के लहजे में कहा। अब फिर प्रभा जो है वह शिकायत के लहजे में कहती है कि हाँ, खा ही लिया होगा, तुम्हें क्या है? स्वर की असहाय शिकायत और अपनेपन से पिघलकर मैंने कहा, नहीं प्रभा, ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ की मजबूरियाँ तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाया करें। प्रोफेसर होने के बाद जब हमें अलग से मकान मिल जाएगा तो देखना, तुम्हें कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब यहाँ हर बार आकर यह भी तो नहीं पूछ सकता हूँ कि तुमने खाना खा लिया या नहीं। कल को इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा। समर कहता है कि नहीं प्रभा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? यहाँ की मजबूरियाँ तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा साथ में खाएं, लेकिन यह तो हो नहीं पाता है। और जब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा और हमें एक अलग मकान मिल जाएगा तो देखना, मैं तुम्हें कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब यहाँ हर बार आकर तुमसे पूछ भी तो नहीं सकता हूँ कि तुमने खाना खा लिया या नहीं। कल को इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा। और कल तो इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा कि समर रोज आकर अपनी पत्नी से पूछता है, हमसे कुछ नहीं पूछता। प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मैंने तो आज आपसे अच्छा खाना खाया है, खीर, पूरी, हलवा। आप लोगों को आज जो थोड़ा थोड़ा मिला था वह क्या आप समझते हैं कि आपके लिए ही बना था? और फिर प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ती और कहती है कि अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने तो आज तुमसे अच्छा खाना खाया है, खीर, पूरी, हलवा, यह सब खाया है मैंने आज तो। और आज जो कुछ तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा मिला था, तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए ही था? मतलब यह जो खीर, पूरी, हलवा जो कि समर ने भी खाया था, वह क्या सिर्फ उन दोनों के लिए ही था? उसकी खिलखिलाहट रात के सन्नाटे में मुझे बड़ी भली लगी, जैसे छोटी छोटी चांदी की घंटियों की झालर हवा के झोंक से झंझनाती दूर तक चली गई हो। साथ ही शायद दोनों को उस दिन की बाबूजी की दहाड़ का भी ख्याल हो गया और उसी
हंसी बीच में ही टूट गई। बात को भुलाने के लिए मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसी आज क्या खास बात थी? मैंने तो समझा कि किसी के शादी ब्याह से आया होगा। तो फिर जब समर देखता है कि प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ती है तो उसे रात के सन्नाटे में उसकी वह हंसी बहुत अच्छी लगती है, जैसे छोटी छोटी चांदी की घंटियों की झालर हवा के झोंक से झंझनाती दूर तक चली गई हो। मतलब जैसे जैसे छोटी चांदी की जो घंटियां होती है वह जब हवा के वेग में टनटनाती है और वह कितना सुंदर लगता है, ठीक उसी तरीके से प्रभा की भी हंसी उसे वैसी ही लग रही थी। साथ ही शायद दोनों को उस दिन की बाबूजी की दहाड़ का भी ख्याल हो आया और उसकी हंसी बीच में ही टूट गई। और फिर उन दोनों को शायद बाबूजी की उस दिन की दहाड़ का भी ख्याल हो आया जिस दिन बाबूजी ने उन दोनों को डांटा था, और फिर दोनों की जो हंसी थी वह बीच में ही टूट गई थी। बात को भुलाने के लिए मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसी आज क्या खास बात थी? मैंने तो समझा कि किसी के शादी ब्याह से आया होगा। और फिर समर उससे पूछता है कि ऐसी क्या खास बात थी कि खीर पूरी हलवा यह सब बनाया गया है। मैंने तो सोचा कि किसी के शादी ब्याह से आया होगा। तभी ध्यान गया, धीरे धीरे मेरे पिंडलियों को सहलाती हुई प्रभा सचमुच पाँव ही दबाने लगी थी। उसका हाथ रोक कर पूछा, आज आखिर तुम्हें यह हो क्या रहा है? मैंने कह तो दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता। पाँव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए। दिन भर बैल की तरह जुती रहती हो। फिर एकदम बात पलट कर कहा, हाँ तो आज किस खुशी में यह सब हुआ था? मामा जी कहीं बात पक्की कर आए क्या अमर के लिए? फिर प्रभा जब समर के पांव दबाने लग जाती है तभी समर को यह बात ध्यान में आ जाता है और वह प्रभा से कहता है कि तुम यह पांव क्यों दबा रही हो? मैंने तो तुम्हें कहा ना कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता, और पांव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए। दिन भर जो तुम बैल की तरह काम करती रहती हो, पांव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए। और फिर वह एकदम बात पलट कर कहता है, हाँ तो आज किस खुशी में यह सब हुआ था? मामा जी कहीं अमर की बात पक्की कर आए क्या? नहीं, यह बात नहीं जी, समझदारी से प्रभा बोली। आज हम लोगों ने व्रत रखा था, मैं, भाभी और पड़ोस की अवस्थी जी की बीवी ने। फिर प्रभा कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज हम तीनों ने मिलकर व्रत रखा था, इसलिए यह खाना यहाँ पर बना था। मैंने, भाभी ने और पड़ोस के अवस्थी जी की बीवी ने। अच्छा, तभी आज इतनी पति सेवा सूझ रही है? मैं परिहास से बोला। किस सिलसिले में देवी? और तभी वह कहता कि अच्छा, इसलिए आज इतनी पति सेवा सूझ रही है, व्रत रखा है इसीलिए आज पति की इतनी सेवा हो रही है। लेकिन किस सिलसिले में रखा था? अरे किसी सिलसिले में रखा हो, आपसे मतलब ये सब औरतों के मामले हैं। मैं बुरा ना मान जाऊं इसलिए समझा कर बोली, तुम खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। और फिर जब समर पूछता है कि किस सिलसिले में रखा तुमने, तो उसी पर प्रभा कहती है कि अरे रखा होगा किसी सिलसिले में, तुम्हें क्या है, यह सब तो औरतों के मामले हैं। लेकिन समर को खराब न लग जाए इसलिए वह फिर से कह देती है कि तुम खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो मैंने यह व्रत इसलिए रखा था ताकि तुम खूब पढ़ो और कहीं पे तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाए। उसके हाथ पांव दबाने का काम करते रहे। मुझे भी अब कुछ कुछ सुख मिलने लगा था, इसलिए हटाने की ज्यादा जिद नहीं की। सिर के नीचे मूड़ी कहनी लगाकर प्रभा की ओर करवट बदलते हुए कहा, पहले ही तुम कौन से कम काम कर रही हो प्रभा, जो यह व्रत पूजा पाठ और शुरू कर दिए ऊपर से। कभी कभी अपनी तंदुरुस्ती की ओर भी देख लिया करो। इस सब से बीमार पड़ गई तो मेरे पास दवा का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। और फिर प्रभा के जो हाथ थे वह पांव दबाते चले गए, लेकिन समर को अब थोड़ा सा सुख मिलने लगा था। समर को अब पांव दबाना अच्छा लगने लग गया था, इसलिए उसने प्रभा का हाथ नहीं छुड़ाया और वह प्रभा की ओर अपना मुख कहकर कहता है कि पहले ही तुम कौन सा कम काम कर रही हो प्रभा, जो यह व्रत पूजा पाठ और शुरू कर दिया ऊपर से। कभी कभी अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल रख लिया करो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो मेरे पास दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं हैं। प्रभा ने सिर झटक दिया। अरे तो व्रतों से भी कहीं कोई बीमार पड़ता होगा, इससे तो और भी तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ पता भी है उपवास करने के कितने फायदे होते हैं? फिर प्रभा कहती है कि अरे व्रतों से भी कहीं कोई बीमार पड़ता होगा, इससे तो और भी तबीयत ठीक होती है। तुम्हें कुछ पता भी है उपवास करने के कितने फायदे हैं? कुछ रुखाई से मैंने कहा, होंगे,
मेरा इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। अपनी इस रुखाई से खुद ही मैं चौंक कर मैंने अपनी बात संभाली। व्रत के लिए चाहिए खाना पीना, फल, दूध, मेवे, मखाने, तब उससे फायदा भी होता है। दिन भर पानी की सूरत भी ना देखो, यह व्रत हुई या सजा हुई। फिर समर कहता है कि होंगे, लेकिन मेरा इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसे यह लगता है कि कहीं प्रभा को यह बात खराब न लग जाए कि समर को इन सब में विश्वास नहीं है। तभी वह प्रभा से कहता है कि व्रत के लिए चाहिए अच्छा खाना पीना, फल, दूध, मेवे, मखाने, तब उससे फायदा भी होता है। दिन भर पानी की सूरत भी ना देखो, यह व्रत हुई या सजा हुई। प्रभाल ने टालने के लिए कहा, तो रोज रोज कौन व्रत करता है? कभी साल 6 महीने में एक आध बार हो गया। फिर प्रभा कहती है कि तो रोज रोज व्रत कौन करता है? कभी 6 महीने 1 साल में एक बार करता होगा। बात साल 6 महीने की नहीं है। मैंने कहा, मेरा तो इन सब ढकसोलों में विश्वास नहीं है। तुमने भी कभी नहीं बताया कि तुम इन सब में विश्वास करती हो। मैं खुद कभी इन सारी चीज़ों में विश्वास किया करता था, मंदिर जाया करता था, व्रत रखता था और माना करता था, लेकिन अब इन सब बातों पर कतई विश्वास नहीं रह गया है। और मन में सोचा कि शायद शिरीष और दिवाकर के संपर्क में आने के कारण। फिर जब प्रभा कहती है कि यह तो 6 साल महीने एक बार कोई रखता होगा, तो उसी पर समर कहता है कि साल 6 महीने की बात नहीं है। मेरा तो इन सब में विश्वास ही नहीं है। तुमने भी कभी नहीं बताया कि तुम भी इन सब में विश्वास रखती हो। मैं खुद कभी इन सब सारी चीज़ों में बहुत विश्वास रखा करता था, मंदिर जाया करता था, व्रत रखता था और माना करता था, लेकिन अब इन सब बातों पर कतई विश्वास नहीं रह गया है मेरा। और तभी समर को यह भी ख्याल आता है कि शायद यह विश्वास ना रह जाना शिरीष और दिवाकर के कारण भी हो सकता है। प्रभा का गला भर आया। विश्वास तो मेरा भी नहीं है, लेकिन एक घर में रहने पर बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाभी ने रखा था, मैं नहीं रखती तो कितना उधम मचता। चलो किसी अच्छी ही भावना से रखा था, अब तुम उसके लिए लड़ो तो मत। फिर मुझे समझाती हुई सी बोली, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना होता है। फिर प्रभा का जो है वह गला भर आता है और वह कहती है कि विश्वास तो मेरा भी नहीं है, लेकिन एक घर में रहने पर बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा भी विश्वास नहीं है इस पर, लेकिन जब एक घर में रहते हैं तो बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाभी ने रखा था इसलिए मुझे भी रखना पड़ा। मैं नहीं रखती तो कितना उद्यम मचता, यह तुम जानते हो। चलो किसी अच्छी भावना से ही तो रखा था, अब तुम इसके लिए झगड़ा मत करने लग जाना। फिर मुझे समझाती हुई सी बोली, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना होता है। व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने के लिए एक बहाना होता है। बहाना होता है मेरा सिर। मुझे गुस्सा आ गया। एक तो वह काम किया जो मुझे पसंद नहीं है और फिर मुझे चला रही है। मैंने कह दिया कि मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं है। एक तो दिन भर इतनी होड़ मेहनत करो, ऊपर से ये। तब 2-3 आंसू उसके गले से ढुलक कर मेरी पिंडलियों पर चू पड़े। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज कुछ मत कहो, कल डांट लेना। फिर जब समर कहता है कि बहाना होता है मेरा सिर, मुझे गुस्सा आ गया था। एक तो वह काम किया जो मुझे पसंद नहीं है, एक तो तुमने यह व्रत रख लिया जो कि मुझे पसंद नहीं है और फिर मुझे ही समझा रही हो। मैंने कह दिया कि मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं है। एक तो दिन भर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करो, ऊपर से ये, मतलब एक दिन तो तुम ऐसे ही खटती रहो और ऊपर से यह सब भी करो। तभी प्रभा जो है वह थोड़ी थोड़ी सी रोने लग जाती है और उसी समय वह कहती है कि तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज कुछ मत कहो, कल डांट लेना। उसके इस याचना भरे लहजे, इस स्वर और रोने से अचानक मेरे भीतर एक ऐसा जोर सा उमड़ा कि मैंने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। ग्लानि से तन मन भर गया कि देखो वह बेचारी तो मेरे लिए, मेरे और अपने भविष्य के लिए सारे दिन भूखी रही है और मैं हूँ कि अब उसे डांट रहा हूँ। किसी बुरे उद्देश्य के लिए तो उसने किया नहीं है। मान लो कोई सचमुच विश्वास ही करता हो तो क्या इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए?
चाहिए। किसी को नमक पसंद है, किसी को मीठा। क्या ये उचित है कि मैं ज़बरदस्ती किसी से मीठा ही पसंद कराऊं? मैं भी सचमुच कभी कभी अति कर देता हूं। और फिर समर जो है वह इसी बात को सोचकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि इस बेचारी ने यह सब कुछ तो मेरे ही लिए किया था और मैं ही इस पर डांट रहा हूँ, किसी बुरे उद्देश्य के लिए तो किया नहीं था। अब मान लो कोई सचमुच विश्वास ही करता हो तो क्या उसे इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वह अपने विश्वास के लिए काम कर सके? किसी को नमक पसंद होता है तो किसी को मीठा पसंद होता है। क्या यह उचित है कि मैं ज़बरदस्ती किसी से मीठा ही पसंद करवाऊँ? मतलब किसी की पसंद अलग होती है तो किसी की पसंद अलग होती है। अब क्या मुझे अपनी पसंद किसी पर थोप देनी चाहिए? प्रभा न जाने क्यों देर तक रोती रही और मैं उसे समझाता रहा, मैं तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था, यूं ज़रा ज़रा सी बातों का बुरा मत माना करो प्रभा। मैं क्या इस बात को समझता नहीं हूँ कि बहुत सी बातें लोक दिखावे के लिए भी करनी पड़ती है, लेकिन मेरी छाती पर रखी उसकी कनपट्टी से आंसू की बूंदें बह बहकर छाती पर आती और पसीलियों के नीचे गुदगुदी पैदा करती रहती। और फिर वह प्रभा को बार बार समझा रहा था कि नहीं प्रभा, मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था, इतनी सी बात का तो बुरा मत माना करो। मैं क्या नहीं जानता कि इन सब बातों को लोक दिखावे के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन प्रभा का रोना जो है वह नहीं रुक रहा था और उसके आंख से आंसू जो है वह समर की छाती पर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रभा जो रो रही थी उसका कारण समर का वह डांटना नहीं था, इसका कारण कुछ और है। और वह क्या है ये हमें इसके दूसरे पाठ में मालूम चलेगा कि वह क्यों रो रही थी, यह हमें दूसरे पाठ में मालूम चलता है। प्रभा यहाँ पर इसलिए नहीं रो रही थी कि वहाँ पर समर ने उसे डांट दिया था, बल्कि असली कारण तो कुछ और ही है जो कि हम अगले पाठ में देखेंगे। नहीं, यह नाराज़गी या दुख के आंसू नहीं, ये जीवन की सार्थकता और कृतार्थ के आंसू हैं। वे उच्छ्वास है जो प्रभा अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रही। और फिर समर भी यही कहता है कि यह नाराज़गी या दुख के आंसू नहीं है, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू है। वे उच्छ्वास हैं जो प्रभा अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रही। वे जो है वे उच्छ्वास हैं जो प्रभा अपने मुंह से नहीं कह पा रही है। मतलब यह वह सारी बातें हैं जो प्रभा अपनी मुंह से नहीं कह पा रही है। अपने जीवन और अस्तित्व की प्रभा के शरीर से उठती खस की खुशबू मेरी नस नस में तैरती चली गई। उस क्षण मुझे लगा ऐसी पत्नी पाकर संसार में कौन सुखी नहीं होगा। धुंधी आंखों से ऊपर देखा, सारा आकाश तारों के खीलों से झमझम कर रहा था। और फिर समर जो है उसे यही लगता है कि प्रभा जैसी पत्नी पाकर आखिरकार कौन खुश नहीं होगा। और वह धुंधली आंखों से जब ऊपर देखता है तो उसे यह नज़ारा दिखता है कि सारा आकाश जो है वह तारों की खीलों से झमझम कर रहा था। पल भर को मन में ख्याल आया, मेरे इस सुख के साक्षी यह तारे मन में मन न जाने क्या सोचते होंगे। और उसी समय समर को यह लगता है कि हम दोनों की बातें यह सारे तारे जो हैं वह यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन यह ना जाने क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है कि इनमें से भी किसी नक्षत्र में इस समय किसी एक घर की छत पर कोई दिन भर का हारा थका जोड़ा आपस में गुथा एक दूसरे के श्रम का परिहार कर रहा हो। उसे भी जो नक्षत्र अपने आसमान पर दिखाई दे रहा हो उनमें एक हमारी यह धरती भी हो और ठीक इसी समय उनके मन में भी यही बात आ रही हो। अब समर यहाँ पर और एक बात सोचता है कि जिस तरह हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर कर हम दोनों एक दूसरे के दुख को व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी दूसरे नक्षत्र में भी कोई दूसरा जोड़ा ठीक इसी तरीके से अपने नाराजगी अपने दुख को व्यक्त कर रहा होगा। और वह भी जब आसमान को देखता होगा तो उसे भी कुछ नक्षत्र दिखाई देते होंगे और ठीक जैसे हमें उनके नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी हमारे नक्षत्र दिखाई दे रहे होंगे। तब अचानक एक चमक के साथ लगा, ये तारे भरे आसमान, ये दिशाएं, सब कुछ अपनी ही आत्मा के अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से हम खुद हैं। और मैं प्रभा की कनपट्टी थपथपाता हुआ धीरे से उसके गालों को चूमता रहा। नहीं प्रभा, यूँ रोते नहीं है, सुनो देखो अब मत रो।
तब अचानक समर को यह लगता है कि ये जो जितने भी तारे भरा आसमान है, ये दिशाएं सब कुछ अपनी ही आत्मा के, अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से हैं। मतलब ये सारे हमारे ही अस्तित्व के एक हिस्से हैं, यह सभी हमारा ही एक हिस्सा है। और तभी वह प्रभा की कनपट्टी को थपथपाता हुआ, उसके गालों पर धीरे से चूमता हुआ उसे चुप कराता रहता है कि नहीं प्रभा, यो नहीं रोते हैं, सुनो देखो अब मत रो। और वह प्रभा को बार बार चुप कराता रहता है कि नहीं प्रभा, ऐसे मत रो, ऐसे मत रो। और आज हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर ने एक विश्राम ले लिया है। अब हम अगला पाठ जो कि कुछ घंटों बाद ही आएगा, उसमें मैं इसके बाकी के पार्ट को कंप्लीट करवा दूंगा। एंड मैं 10th चैप्टर अगर आज देर रात तक हो पाया तो मैं दे दूंगा, नहीं तो कल सुबह पक्का मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।